अगर किसानों पर एक फिल्म बने तो उस फिल्म का आप क्या नाम देना चाहेंगे? जैसे इंजीनियरिंग का सोचा और 11th-12th में मैंने आईआईटी की तैयारी की, जिसमें मेरा फैमिली पूरा सपोर्ट था, लेकिन उसमें मैं असफल रही और मैं खुद इस फेज़ में थी। मैं खुद बता सकती हूँ कि जब मैं कोरोना में घर पे आई, भाई साहब 10 साल बाहर रह के आए हो तो क्या किया दिखाओ अभी और कैसे दिखाओ, तो गवर्नमेंट जॉब तो कंपलसरी है मतलब। तो अब मेरी एक जॉब हो गई, उसके बाद मैं और पढ़ाई नहीं करूँगी मैं कब तक पढ़ाई करूँ यार फर्स्ट। वो 2 साल मेरी लाइफ के बहुत खतरनाक थे, 2021 से 2021 से 23 तक। 23 तक। हाँ। किसानों के लिए सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं कौन सी हैं? और नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द संदीप शो, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो जमीन से जुड़े हैं और समाज को नई दिशा दे रहे हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं एग्रीकल्चर इन्वेस्टिगेटर, जिनकी पहचान सिर्फ एक अफसर की नहीं बल्कि एक गाइड, एक मेंटर और असली अन्नदाता के साथ खड़े सच्चे साथी के रूप में भी है। जहां आज के युवा शहरों की चमक दमक में खोए हैं, वहीं ये अफसर मैदानी जिंदगी को चुनकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके सफर की शुरुआत कैसे हुई, कृषि में आज की चुनौतियां क्या हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार जोशी और आप देख रहे हैं द संदीप शो। यह एक ऐसा मंच है जहां हम प्रेरणादायक व्यक्तियों से मिलते हैं और उनके जीवन से सीखते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं कृतिका आहाड़ा जी, जो एग्रीकल्चर इन्वेस्टिगेटर हैं। मैडम, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैडम, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई और आपका एग्रीकल्चर इन्वेस्टिगेटर के रूप में चयन कैसे हुआ। नमस्ते, मेरा नाम कृतिका आहाड़ा है। मैं एग्रीकल्चर इन्वेस्टिगेटर सागवाड़ा पोस्टेड हूँ। मेरे करियर की शुरुआत गांव के स्कूल से हुई थी, सरस्वती विद्या विहार। बहुत अच्छा स्टाफ था उस टाइम पे। मुझे आगे पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं आई उस वजह से। उसके बाद मैंने 7th 8th सागवाड़ा से की और उदयपुर हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी फिर मैं। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग का सोचा और 11th 12th में मैंने आईआईटी की तैयारी की, जिसमें मेरा फैमिली पूरा सपोर्ट था, लेकिन उसमें मैं असफल रही। फिर मैंने तो बीटेक का सोचा था, लेकिन मैंने जिनसे भी गाइडेंस लिया उन्होंने मेरे को बोला कि बीएससी एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो मैंने फिर बीएससी की तरफ स्विच किया और बीएससी के बाद बीएड किया। ऐसे देखें तो कोरोना के टाइम से मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रॉपर प्रिपरेशन चालू की, क्योंकि तभी मेरा बीएड हुआ था और अप्रॉक्स 10 साल मैंने हॉस्टल में रही, तो उसके बाद फिर मैं घर पे शिफ्ट हुई। तो इतने साल पढ़ाई की तो ऑब्वियसली मोटिव तो यही था कि अब बाहर रह के पढ़ाई की है, इतना सब कुछ किया है, तो ऑब्वियसली जॉब का प्रेशर तो रहता ही है। फिर कोरोना के टाइम पे मतलब घर पे ही थी, तो मैंने सोचा कि अब तो करियर सेट करना ही है कहीं ना कहीं। फिर मैंने फर्स्ट फॉर्म ही मेरा एग्रीकल्चर इन्वेस्टिगेटर का भरा था, जिसमें पूरे टीएसपी में सिंगल सीट थी फीमेल की, जनरल की। तो मेरे पे मतलब खुद में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इस सीट क्रैक करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, अपने आप जानते ही हो। फिर मेरे भाई ने बोला कि मतलब मैं कर सकती हूँ, एक बार मेरे को ट्राई करना चाहिए, और पेरेंट्स और सबका अच्छा सपोर्ट रहा। फिर मैंने घर से ही तैयारी चालू की थी एग्रीकल्चर इन्वेस्टिगेटर की। फिर 2020 में दिसंबर समथिंग मैंने एग्ज़ाम दिया और 2021 में इसका रिज़ल्ट आ गया था। लेकिन बहुत बड़ी बात ये है कि 2021 में मेरा सिलेक्शन हो गया, फिर भी मुझे 2023 में पोस्टिंग मिली। और इसका मेन रीज़न है यही, मतलब आजकल ये क्राइटेरिया बन गया है, कोई भी एग्ज़ाम दो तो उसके बाद वो कोर्ट में चली जाती है वैकेंसी। तो मतलब अपना पढ़ने का मोटिव चाहे कोई भी हो, अपन ने जितनी भी परेशानी झेली है जो भी है, अगर एक क्वेश्चन गलत है तो या उसका आंसर गलत है तो उसमें अपनी कोई गलती नहीं है, अपन ने 100% दिया है, और उसकी वजह से अगर वो 2 साल कोर्ट में रह रही है तो ये यूथ के लिए बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट और डिप्रेशन वाला जोन होता है कि आपने इतनी तैयारी की, आपने आपका 100% दिया है, जी इसमें कोई बिल्कुल। डाउट नहीं है। जी। और फिर उसके बाद भी कोई वैकेंसी कोर्ट में जा रही है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है वेट करने के अलावा। अब 2021 में मतलब मेरा ऐसा था कि लाइक पापा मेरी एक जॉब हो गई, उसके बाद मैं और पढ़ाई नहीं करूँगी मैं कब तक पढ़ाई करूँ यार, फर्स्ट ऑब्वियसली नर्सरी से हर बच्चा पढ़ जी रहा है। बिल्कुल सही बात है। फिर
अपन 9th में होते हैं, मतलब अपने आसपास वाले बेटा 10th बोर्ड है, 10th बोर्ड है, 10th बोर्ड कर ले, हर कहीं यही पूछते हैं कि 10th में कितने बना, उसके बाद तो तुम्हारे मज़े। 10th बोर्ड में मेरा 89% था, अच्छा था। फिर सबने बोला कि मतलब उस टाइम पे आईआईटी और इंजीनियरिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चला था, आपको भी मालूम होगा। तो मतलब हर कोई आईआईटी आईआईटी, तो मतलब मुझे भी ऐसा था कि मेरा भी पैकेज मिलेगा और ये वो, तो मैंने अच्छी मेहनत की थी उस टाइम पे। पर चलो मेरा लक कि मेरा नहीं हुआ। तो जब मैंने उसी हिसाब से मेहनत किया, एज ए कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम से भी ज़्यादा मेहनत की है बोल सकते हो आप मैंने आईआईटी में। हर संडे वो एमसीक्यूज टेस्ट, और बोर्ड के साथ फिर आईआईटी की तैयारी करना 12th में। फिर वो हो गया। फिर कॉलेज में तो मज़े ही है, कॉलेज कर लो ठीक है, उसके बाद बीएड कर लो, फ्यूचर सेट करना है, रीट वीट में कहीं लग जाओ। तो मतलब इतने साल से पढ़ाई का था, तो वह कहीं ना कहीं करियर सेट करना ही था। फिर वो 2 साल मेरी लाइफ के बहुत खतरनाक थे, 2021 से 23 तक। क्योंकि घर से बाहर निकलो या कहीं भी निकलो, ऑब्वियसली कोई भी, तेरा तो उसमें सिलेक्शन हो गया था, और ऊपर से पोस्ट ऐसी कि लोगों को आइडिया नहीं था। तो ऐसे भी था कि इसका हुआ था या नहीं हुआ था, है ना। मतलब ऐसे टीचर में होता है तो सबके पास वो रिजल्ट का पीडीएफ ही होता है कि हाँ इसका हुआ इसका नहीं। और मेरे पास मतलब कोई जवाब भी नहीं था किसी के लिए। फिर मैंने सोचा अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब क्या पता 5 साल 6 साल कितने साल कोर्ट में रहे। फिर मैंने वापस स्विच किया पढ़ाई के लिए। फिर मैंने तैयारी की रीट में प्री में मेरा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी की, और उसके बाद फिर इसका फाइनल हो गया था, तो फिर मैंने यही कंटिन्यू किया। हाँ तो मैडम आज युवा एक इंजीनियरिंग, डॉक्टर और अन्य प्रोफेशनल कोर्स की ओर बढ़ रहा है, तो आपने एग्रीकल्चर को फील्ड क्यों चुना? मेरा मोटिवेशन सबसे बड़ा मेरे घर पे मेरे पापा हैं। लाइक मेरे लिए क्या, सबके लिए होने चाहिए। आपको सबको मालूम है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट है मेरे पापा। जब मेरे पापा खुद 10th या 11th में थे तो उनके पापा की डेथ हो गई थी, तो मतलब पूरा फैमिली का और सबको संभालना, और फिर उसके साथ खुद फैमिली स्टेटस भी संभालना, फिर सब उन्होंने अकेले ही मैनेज किया है। तो हॉस्टल तक तो बाहर की दुनिया देखी नहीं थी कि मतलब घर कैसे चलता है क्या है। फिर मैं घर पे आई तो वो एक अलग ही इन्वायरमेंट था पूरा। मतलब हॉस्टल में अपन यही देखते हैं कि हाँ भाई उठे कॉलेज गए, एक डेली रूटीन होता है। लेकिन घर पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको फैमिली स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, फिर आसपास का भी देखना पड़ता है, फैमिली को भी लेके चलना पड़ता है, फिर फ्यूचर भी सिक्योर करना है। तो मतलब हम मैं और मेरा भाई हम दोनों ने साथ में पढ़ाई स्टार्ट की थी कंपटीशन एग्ज़ाम की। तो हम रात में पढ़ते थे और दिन में सोते थे, मतलब हॉल में नीचे ही। तो जब हम 12-1 बजे तक पढ़ते तो मतलब मम्मी पापा जगते थे, तो वो चाय और ऐसे स्नैक्स कुछ ना कुछ देते, ठीक है। हम 3-4 बजे सो जाते और 12 बजे समथिंग उठते थे। तब भी मम्मी पापा 8 बजे उठ के, और पापा तो गायब ही रहते थे, उनके इतने सारे काम, उनको मतलब खाने का टाइम भी उनका फिक्स नहीं था। और अभी आप मेरे पापा से पूछो कि मेरी फेवरेट खाना क्या है, मेरी फेवरेट जगह क्या है, उनको ऐसे टिप्स पे याद है। लेकिन उनसे ये पूछो कि उनका फेवरेट खाना क्या है, उनका फेवरेट स्पॉट क्या है, तो उनको कुछ भी नहीं मालूम है। तो उन्होंने उनकी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट साल हम दोनों के लिए दिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये हर बच्चे का एज ए ड्यूटी होनी चाहिए कि उनके पेरेंट्स की विश पूरी करें। तो मैंने भी उसी हिसाब से कि मतलब पापा इतना सब कुछ कर ले हम दोनों के लिए ऑब्वियसली, तो मुझे खुद के लिए जॉब तो ऑब्वियसली मेरी खुद की प्रायोरिटी है, मुझे ही बाद में जाके अच्छा फ्यूचर मिलेगा, तो मुझे अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। मैडम एक एग्रीकल्चर इन्वेस्टिगेटर की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या होती है? मेरे अंडर मोस्टली एक तो सोइंग, रेनफॉल, इसका डेटा मेरे को भेजना पड़ता है। मतलब अपन वीकली सोइंग करते हैं ना, जैसे अभी भी चल रही है, तो इस वीक में कितनी हुई, नेक्स्ट वीक में कितनी हुई, ये पूरा डेटा। उसके बाद प्रोडक्शन का टाइम, हार्वेस्टिंग के टाइम प्रोडक्शन कितना हुआ, तो वो भी मुझे वीकली डेटा भेजना पड़ता है कि इतना प्रोडक्शन हुआ और ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हुआ। उसके बाद जो भी नई नई स्कीम्स आई है उनका नवाचार और फील्ड विजिट और ये सब इंक्लूड। जब आपने पहली बार किसानों के साथ काम किया तो वो आपका अनुभव कैसा था? और साथ ही आज किसान जब अपने खेत में काम करते हैं तो सबसे बड़े उन्हें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बहुत
चैलेंजिंग है किसानों के लिए खेत में काम करना। मैंने जब भी फील्ड विज़िट किया, एक तो जो भी नए नवाचार हैं उनको एक्सेप्ट करने में किसान थोड़ा हिचकिचाता है कि इसका कॉस्ट कहीं बढ़ नहीं जाए प्रोडक्शन से, और ये सही साबित होगा या नहीं होगा। उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है एक पूरी क्रॉप को एंड तक ले जाने में। मतलब कोई अगर फेस्टिवल आ गया तो उनको लेबर नहीं मिलते। अब खड़ी फसल है, वो ज़्यादा सूख जाएगी तो किसी काम की नहीं रहेगी, और उस टाइम लेबर नहीं मिल रही है। सोइंग के टाइम पे अगर उनको इम्प्लीमेंट नहीं मिल रहे हैं तो लेट हो जाएंगे वो सोइंग में। और सब कुछ सही चल रहा है तो टाइम पे बारिश नहीं हुई, तो बहुत चैलेंजिंग फैक्टर है एज अ फार्मर। पूरा फार्मिंग पे डिपेंड रहना। आजकल भारतीय कृषि में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है और उनका समाधान क्या है? समस्याएं सबसे पहली तो है वाटर। क्रॉप को सही से पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और किसान के लिए भी ये चैलेंजिंग है कि फॉर एग्जांपल वो करना चाह रहा है फार्मिंग, लेकिन उसके आसपास वाटर अवेलेबल नहीं है। जी। और जैसे वो मोटर से किसी से ले रहा है तो उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, या फिर मतलब नदी से काफ़ी दूर है उसका खेत, तो वो लाए कैसे। तो अगर इसके चार पांच फैक्टर है जिसमें अगर अपन टॉप प्रायर पे रखें तो वाटर है, क्योंकि अपने लिए जैसे फूड है वैसे क्रॉप के लिए वो फूड है, तो पानी नहीं मिलेगा तो पहले वो उगेगी ही कैसे। फिर सेकंड आ जाता है सॉइल। भले किसान अपना 100% दे रहा है लेकिन वो सॉइल न्यूट्रिएंट ही नहीं है, उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो कोई भी क्रॉप अच्छे से उगेगी नहीं। उसके बाद थर्ड फैक्टर अपन कंसिडर कर सकते हैं क्लाइमेट, कि टाइम पे बारिश नहीं हुई, या फिर टेम्परेचर जैसे 15 से 30 डिग्री का ये टेम्परेचर है वो बेस्ट कहलाता है, कोई भी क्रॉप हो या कोई भी एरिया हो। अब जैसे अपने यहाँ कभी कभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी बारिश की ज़रूरत नहीं होती और बारिश आ जाती है। फिर गेहूँ को पता है थोड़ी ठंड होती है तो अच्छी गेहूँ होती है, और वो ठंड थोड़ी लेट स्टार्ट हुई तो क्लाइमेट का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और लास्टली होता है मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस। मतलब चलो ओवरऑल क्रॉप अच्छी उग गई और उस टाइम मार्केट में बहुत बग आया हुआ है, सब जगह से सारे किसानों ने वही किया है तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज आया हुआ है तो उसकी प्राइस बिल्कुल गिर गई है। तो अब देखें तो किसान का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उतना मिल नहीं रहा है, और उसके पास वेयर हाउस अवेलेबल नहीं है, तो ये फैक्टर भी कंसिडर कर सकते हैं। जी। किसानों के लिए सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं कौन सी हैं और वह किसान उसे उस योजना को लेने के लिए क्या करना चाहिए उसे? अम, सरकार अपना बहुत अच्छी स्कीम्स और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने का ट्राई कर रही है, और किसान भी काफ़ी लाभ ले रहे हैं। कोई कोई शायद वंचित होंगे, बाकी बहुत व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हुए हैं, टीवी पे कृषि नवाचार आता रहता है, न्यूज़पेपर में। और बहुत सारी स्कीम्स है कृषि विभाग में। जैसे मैं स्टार्ट से बताऊं तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जी। इसमें प्रीमियम दर फिक्स है, और किसान को बीमा करवाना है तो बाद में अगर कोई भी सडन अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ तो सेफ जोन में रहेंगे। उसके बाद पाइपलाइन के लिए स्कीम्स है जिसमें 50 से 60% अनुदान है। उसके बाद बेस्ट बोले तो पॉली हाउस में 95% अनुदान है, पॉली हाउस लगा लो। उसमें केयर ज़्यादा है प्लांट्स की। पॉली हाउस में। पॉली हाउस में जी। मतलब टाइम देना पड़ेगा किसान को। बाकी अगर जैसे खीरा है, ककड़ी है, इनका के प्राइस अच्छा मिलता है। जी। जैसे हर कोई गेहूँ चावल हर कोई करता है तो फिर वो कॉमन हो जाता है। अगर अपन सब्जियां करें, सब्जियों में आपको मालूम है कि अच्छा प्राइस मिलता है। तरबूज है या फिर ऐसे डेली की सब्जी भी कर दो तो उसमें अच्छा प्राइस मिलता है, और पॉली हाउस उसके लिए बेटर रहता है। तो ऐसे किसान स्विच करे तो भी अच्छा है। जैसे वो गेहूँ और इन पे ज़्यादा जो ऑर्डिनरी हर जगह क्रॉप चलती है उन्हीं पे किसान डोमिनेंटली वही करते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा चेंज करे कि मैं सब्जियां करूं या फिर पॉली हाउस लगाऊं या फिर कोई भी नई चीज़ ट्राई करे तो उसका मार्केट प्राइस थोड़ा अच्छा मिल सकता है। जी। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है रिस्क हो फर्स्ट सोइंग में, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं होता है, लेकिन अगर अच्छा चल रहा है तो फिर वो सेकंड और थर्ड टाइम में अच्छा मार्जिन मिल सकता है उसमें। उसके बाद तारबंदी मेन।
अपने आप कितनी भी अच्छी क्रॉप हो जाए, आजकल सुअर का और उनका चल रहा है, तो सुअर फसल खा रहे हैं, और ये तो तारबंदी हो तो गाय भैंस और ये इनसे, उसमें भी 40 से 50% सब्सिडी है। आज देश की युवा पीढ़ी कृषि से बहुत दूर जा रही है, तो ऐसा क्या किया जाए कि युवा फिर से कृषि की ओर आकर्षित हो? युवा तो तभी आकर्षित होगा जब उसको प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा और उसमें पैसा दिखेगा। मेन तो यही है, क्योंकि अपनी जनरेशन इतनी मेहनत नहीं कर सकती जितनी अपने पेरेंट्स ने की है। जी बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए अपन जो भी नए इम्प्लीमेंट्स हैं उनका सहारा ले सकते हैं, और नई, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब यूथ ही कर सकते हैं। जैसे जो अपने जो पेरेंट्स हैं उनका क्या है, फ़ोन में थोड़ा यूज़ कम रहता है, तो अपन आजकल बहुत सारी ऐप्स है, भारत एग्री ऐप है या ऐसे, अपन ने सॉइल ली, सॉइल का सैंपल डाला, सब कुछ ऐप बता देती है अपन को कि आप ये वाली क्रॉप करो, इतने दिन में आपको ये वाली दवाई छिड़कनी है, तब अगर ये वाली घास उग गई तो ये करना है, अगर पत्ता सड़ गया है तो ये करना है, सब कुछ उस ऐप पे अवेलेबल है अपन को। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, तो उनका अपन सहारा ले सकते हैं। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि ये बीमारी लगी तो ये इलाज इतने टाइम में ये करना है, और अपन दूसरी क्रॉप पे भी स्विच कर सकते हैं या फिर 2-3 साथ में कर सकते हैं। अगर एक क्रॉप पे डिपेंड रहे तो हो सकता है लॉस हो, 2-3 हो तो एक लॉस में गई तो हाँ, दो बाकी बाकी की प्रॉफिट हो जाएगी। प्रॉफिट में रहेगी। तो ये वाला है, और सबसे मेन है कि प्रोडक्ट से ज़्यादा प्राइस मिल रही है अपन को बाय प्रोडक्ट में। जैसे अपन देख ले कि पॉपकॉर्न होते हैं, उनकी प्राइस कितनी ज़्यादा है, और आप मक्के मक्की की लेने कम। जाओ तो कितना कम है। फिर आप बिस्किट की प्राइस देखो, आजकल क्या है, वो ज्वार और मिलेट्स और इनकी, इन सब के बिस्किट निकले हुए हैं, जी। तो बाय प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही है, वो भी नेचुरली। जैसे आजकल रील्स का तो ज़माना है ही है, तो अपन जैसे वीडियो बना के डाल दे कि मेरी जो ये फसल है, नॉर्मली गेहूं का भी डाल दे कि इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, मैंने इसको ऑर्गेनिक तरीके से उगाया है, जी। तो ऑब्वियसली कस्टमर आएंगे, क्योंकि हर जगह आजकल मिलावट की चीज़ मिला मिल रही है। सही बात है। तो उससे प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद फिर बाय प्रोडक्ट बना के बेचें, जैसे पॉपकॉर्न है, बिस्किट है, या फिर खाने की बहुत सारे पैकेट वाले हाँ, फूड जी हैं, जी। क्योंकि आजकल का यूथ तो बाहर का खाना ही ऑब्वियसली पसंद करता है, तो जी वो जी। बाय बाय प्रोडक्ट से ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, और काफ़ी अच्छी इनकम हो सकती है इससे। हाँ मैडम, एक बार एक दो ऐप जो आपको ध्यान में है वो उसका नाम बता दीजिएगा ताकि ऑडियंस को पता चल जाए, मतलब। नाम है ई मंडी, एग्री बाज़ार, ये 2-3 ऐप्स हैं जहाँ पे दाम अच्छे मिल सकते हैं किसान को, और वो रेगुलरली चेक इन कर सकते हैं कि आज क्या भाव है, कल क्या भाव है। जैविक खेती पर किसानों के लिए क्या योजना है और क्या जैविक खेती से किसानों को किन चीजों का प्रॉफिट होगा? PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना 2015 से चालू है। इसमें किसानों को सब्सिडी है, उसके बाद महिलाओं के लिए राजीविका है। इन सारी चीज़ें ऑर्गेनिकली यूज़ करके किसान अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है, कि अच्छे दाम भी मिलेंगे, क्योंकि आजकल हर कोई पेस्टिसाइड्स और ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो अगर किसान ऑर्गेनिक की तरफ स्विच करे, कंज्यूम के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अपन इतने सारे फर्टिलाइजर्स और ये सब खाएंगे नहीं, तो अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और उसको दाम भी अच्छा मिलेगा। और डूंगरपुर जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में फर्स्ट जिला है राजस्थान में, तो ये बहुत गर्व की बात है अपने लिए कि हर कहीं इतनी मिलावट चल रही है, जिसमें डूंगरपुर बहुत अच्छी चीज़ में काम कर रहा है। और जैसे कि अपने देखा कि अपने आसपास जो हैं वो अपन भी हैं, जैसे अपनों से बड़ों की बात ज़्यादा मानते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की जी। अच्छी बातें मानते हैं, उसी वजह से अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग में अच्छे चल रहे हैं। अ, आप एक महिला किसान अगर खुद का कोई कृषि प्रोजेक्ट शुरू करना चाहे तो क्या सरकार का महिलाओं के लिए कोई अलग से योजना या कोई प्रोजेक्ट वगैरह का प्रोत्साहन होता है? महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा स्कीम्स निकाल रखी हैं, जी। जिसके अंदर राजीविका मेन है, जिसमें महिला किसानों को अनुदान दिया गया है। उसके अलावा अगर महिला किसान अपना कोई भी उद्योग, कुटीर उद्योग चालू करे, उसके ऊपर भी अच्छी सब्सिडी मिलती है उनको। और ये अभी थोड़े दिन पहले अपने जो गांव के हैं जिनका इंटरव्यू आया था, जी वो जी। हाँ, अमित शाह अमित जी। शाह जी से उनकी बात हुई थी। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट कर रहे हैं एज अ महिला कृषक,
को अपने यहाँ क्या है, जो महिलाएं वो खेती के साथ साथ पशुपालन पे भी डिपेंड है, और ये जी बहुत अच्छा फैक्टर है। अगर अपन को कृषि से मिल रही है घास वास, तो वो अपन भैंसों में यूज़ ले सकते हैं, नहीं तो फिर वो एज अ वेस्ट जाएगा और अपन जी मार्केट में बेचते तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं मिलती है। और अपने मतलब पूरा घर चला रही है महिला पशुपालन पे, अपन ये बोल सकते हैं एज अ जी डेयरी प्रोडक्ट। और अपन को फ्रेश चीज़ें मिल जाती है, दही है, घी है, और इन सब के लिए लोन चाहिए होता है तो महिलाओं को वो ईजीली मिल जाता है। और अगर पशुपालन के अलावा भी महिला और भी कुछ करना चाहे तो उसके लिए भी वो लोन अच्छा साबित हो रहा जी हाँ, और बैंकों में भी महिलाओं के लिए एक BHKCC करके एक लोन अवेलेबल रहता है, जो पशु पेन इस तरीके से है। अपने को हाँ, हाँ लोन मिलता है। और इसमें भी यही रहता है कि वो लोन उनको लगभग में भरना नहीं होता है, सिर्फ 1 साल में वो पलटी करवाना है और उसका इंटरेस्ट ही उनको जमा इंटरेस्ट मिल करवाना है। जाएगा। क्या स्कूलों में बागवानी या मिनी फार्मिंग सिखानी चाहिए, और क्या इससे खेती का सम्मान बढ़। बिल्कुल सिखानी चाहिए। अम, बच्चों को कम उम्र में ही अपन को एक तो बाहर खेलने देना चाहिए, नेचुरल चीज़ों से उनको कनेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि आजकल डिप्रेशन इतना कॉमन हो गया है। मतलब छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े किसी को भी डिप्रेशन हो सकता जी है, और जी, बच्चों में इसलिए हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स बिजी होने की वजह से टाइम नहीं दे पा नहीं रहे, दे पाए। या फिर सिंगल पेरेंट्स है आजकल, फैमिली के साथ रहते नहीं है, तो उसमें भी बच्चा अकेला रह रहा है। जी और बड़ा हो रहा है तो सोशली उस पर प्रेशर है कि अब तो पढ़ाई पूरी हो गई, जॉब जॉब जॉब। और फिर अगर उसके फ्रेंड्स जॉब वाले हैं तो भी फैमिली से प्रेशर। तो अगर वो नेचर से कनेक्ट रहेगा, बाहर जाएगा, दो चार काम करेगा, तो उससे उसमें पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। अगर अपन खुद ही है किसी बगीचे बगीचे में जाते तो कितना सुकून लगता है अपन लगता है को। सही। तो बच्चे मतलब मुझे तो लगता है मोस्टली हर पेरेंट्स को अपने बैकयार्ड में कोई भी बैंगन है, आलू है, हरी मिर्ची है, टमाटर है, हमारे खुद के भी घर के पीछे ये सब किए हुए हैं, और हम बस ऑर्गेनिक फार्मिंग और यही यूज़ करते हैं। एक तो जी ये अपने खाने के लिए बेटर है, और कोई केमिकल्स नहीं है, और उनको टाइम देना अच्छा लगता है, मुझे खुद को अच्छा लगता है। मतलब हमारे पीछे आम के पेड़ लगा रखे हैं, और ये मिर्ची है, टमाटर है, जो भी डेली की सब्जियां हैं वो हमको पीछे से मिल जाती हैं। तो मतलब आप आपके घर पे भी मतलब जो भी थोड़ी सी जगह है उसमें आप पूरा ये ऑर्गेनिक खेती। बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद है कोई भी कॉर्नर हो जैसे, तो उसपे बहुत सारे प्लांट्स हो, अपन उसको सजाएं, पानी दें, बैठें। आज क्लाइमेट चेंज का खेती पर सबसे ज्यादा क्या असर पड़ता है, और आपके हिसाब से किसानों को मौसम को देखते हुए कौन सी फसल करनी चाहिए। मेरे हिसाब से किसान को मोबाइल के ऐप्स यूज़ करने चाहिए, जिसमें वो टेम्परेचर और रेनफॉल का बताते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो उसमें क्या उनको सोइंग का फ़ायदा हो जाता है। और क्रॉप्स तो मैंने बताई कि जैसे जो गेहूँ, चना और ये चावल हैं, ये तो नॉर्मली हो रहे। अगर इनसे हटके कुछ कोई सब्जियां हैं या तरबूज है, मतलब बिल्कुल अलग भी नहीं, जो अपनी सॉइल को सूट करें। और मेरे हिसाब से बेस्ट तो अपनी सॉइल के लिए मैंगोज़ है। मतलब अगर अपन उस तरफ जाएँ ना, बांसवाड़ा की तरफ, जी जी तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब फार्म है, और अब हमारे यहाँ से सब्सिडी भी ले रखी है उन्होंने, और वो सक्सेस में जा रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या है, उनको लगाना कम है और मिल अच्छा रहा है। और अपनी जो सॉइल है वो आम के लिए बेस्ट सूटेबल है। जी तो जैसे आप बहुत सारे आम लगा दो एक एरिया में, तो वो आजकल तो नए नए वेराइटीज़ है, तो जी 4-5 साल में रेडी हो जाते हैं। जी जी और उसके बाद फिर एक ही सीज़न में उनको रेंट पे दे दो या जैसे भी करो, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है उससे। जी। तो मतलब बागवानी या फिर ये ऐसे नींबू है, आम है, इन सबको ट्राई करना चाहिए किसानों को आज के दौर में। आज के दौर में। अच्छा, और आज आपने भी देखा होगा कि अपना क्षेत्र जो है वहां पे गवर्नमेंट जॉब को लेकर समाज, पेरेंट्स और युवा ज्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं। आपको किसी फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है, आप उसकी प्रिपरेशन करते हो, वो अच्छी बात है। लेकिन युवा का मन हो चाहे न हो, समाज का और पेरेंट्स का एक अलग ही प्रेशर है। और अपन ये भी देख सकते हैं कि कोई इंजीनियर है तो उसको इतना वेटेज नहीं मिलता है बिल्कुल। जितना एक पियोन को। उसका वो राजकीय सेवा में है और वो पियोन है तो भी उसका जो भी वो उसका प्रोत्साहन उसको ज्यादा मिलता है। तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे। आपकी इस बात से तो मैं बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हूँ, और मैं खुद इस फेज़ में थी। मैं खुद बता सकती हूँ कि जब मैं कोरोना में घर पे आई, भाई साहब 10 साल बाहर रह के आए हो,
तो क्या किया, दिखाओ अभी। और कैसे दिखाओ, तो गवर्नमेंट जॉब तो कंपलसरी है मतलब। तो ये अपन कह सकते हैं, एक तो सोशल लाइफ का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अपने आप बस ये मेंटेलिटी हो गई है कि गवर्नमेंट जॉब है तो इंसान है, नहीं तो कुछ नहीं। मुझे लगता है कि एक किसान, एक इंजीनियर या फिर एक ड्राइवर, हर किसी को एक अच्छी नज़र से और उसके नेचर से उसका लुकआउट होना चाहिए। ये नहीं कि जॉब है तो ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास, हर कोई नहीं पढ़ सकता है, हर कोई टॉपर नहीं बन सकता है, और हर किसी के पास अच्छी अच्छी और जो गवर्नमेंट जॉब है उससे भी अच्छी स्किल्स हो सकती है, लेकिन वो इस प्रेशर में कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, उसकी खुद की स्किल्स डूब रही है, उसका खुद का इंटरेस्ट जा रहा है, वो जबरदस्ती उस तरफ जा रहा है, और उसकी जो लाइफ के मेन ईयर से 4 से 5 साल जिसमें उसको जो अपनी स्किल थी, जिस पे लगाने थे, वो उसने डाल दिए गवर्नमेंट जॉब में। अब वो 5 साल बाद ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा, अब वो जाए तो किस फैक्टर में जाए। तो मुझे लगता है अपने पेरेंट्स को थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए कि ठीक है, जो नॉर्मल एजुकेशन है कॉलेज तक कर लिया, उसके बाद एक बार बच्चों को ऐसे टाइम देना चाहिए कि कोई कोई अच्छे डांसर्स भी हैं, अपने गांव में भी हैं, मैंने देखे। तो मतलब जो भी आप में स्किल है, आप एक बार उसकी क्लासेस लो, जो भी है मतलब, और उसमें बेस्ट बनो। अगर वो नहीं हो रहा है देन आप कुछ और ट्राई कर सकते हो या फिर इस लाइन में जा सकते हो, लेकिन ऐसे जबरदस्ती घुसना, और फिर अपन को खुद को मालूम है कि कंपटीशन एग्जाम में इतना ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है जिसकी कोई हद नहीं है, तो हर कोई इतना टैलेंटेड नहीं हो सकता है कि वो कंपटीशन एग्जाम फाइट करे। द संदीप शो के मंच के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सबसे पहले अपने दर्शकों से और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपना जो एम है वो फिक्स कर लें। जैसे कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, आप आरएस बनो, आईएएस बनो, लेकिन आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आपने 3-4 साल प्रिपरेशन की और उसके बाद आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो आपके पास बैकअप प्लान है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं फिर भी उसी में लगा हुआ हूँ। और अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट दो और सेकंड अटेम्प्ट दो। सेकंड अटेम्प्ट में अपन को पता चल जाता है कि मैं कितना ऊपर हूँ कितना नीचे हूँ। तो जब आपको पता चल रहा है तो फिर आपकी जो लाइफ के इम्पोर्टेंट टाइम है वो उसके पीछे वेस्ट मत करो, आप अपना जो प्लान बी है उसमें स्विच करो। क्योंकि मतलब मेरा भी कॉलेज के बाद से मैंने प्रिपरेशन चालू की थी, तो मुझे लगता है वो बेस्ट फेज होता है जी। क्योंकि अपन के कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। अब मैंने जीके, मैथ वाले स्टूडेंट को लिए जीके बहुत टफ पोर्शन होता है जी। मतलब मैंने खुद ने पहली बार पढ़ा वो सब, लेकिन मुझे इंटरेस्ट आया क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ा। अब उसी चीज़ को अपन तीसरी बार चौथी बार, तो वो इतना मज़ा भी नहीं आता है, अपन इतना गेन भी नहीं कर पाते हैं, और अपना दिमाग इतना थक जाता है वो थर्ड और फोर्थ प्रिपरेशन की, और इतना डीमोटिवेट हो जाते हैं कि अपन उतना दे नहीं पाते। तो फर्स्ट और सेकंड टाइम दो, लेकिन 100% दो। ऐसा नहीं कि अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हो तो तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हो तो तैयारी कर रहे हैं, वो शादी अटेंड कर रहे हैं, इवेंट्स अटेंड कर रहे हैं, तो 100% तो दे ही नहीं रहे। उसके बाद 4 साल बाद वो होते हैं सीरियस। उसके बाद उनको लगता है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया कि अब हमसे नहीं होगा, और 2 साल और देने के बाद फिर 6-7 साल निकल गए, फिर वो थर्ड जॉब में स्विच कर रहे हैं, तो वो उनका जो मेन टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो मतलब आप कोई भी एक एग्जाम चूज करो कि हाँ ये फाइनल है और मुझे ये करना है, और वो हो गया, देन आप आपके बड़े प्लान्स या छोटे प्लान्स या ऑप्शन बी उन पे स्विच करो। अपना एक रैपिड फायर रहता है, कौन सी फसल आपकी फेवरेट है? मैं रबी क्रॉप्स पे जाना चाहूंगी, चना, गेहूँ। जैविक खेती या परंपरागत खेती? बिल्कुल जैविक खेती। कभी खुद खेत में काम किया है? बिल्कुल मुझे पसंद है काफ़ी। मेरे जो बैकयार्ड है वहाँ पे मैं मतलब मैंगोज को पानी देना या फिर कुछ भी लाना है ले जाना है वो सब मैं ही करती हूँ। तो हमने जब स्टडी की थी आपके बारे में तो हमें पता चला है कि आपके घर पे जेसीबी भी है, थ्रेशर भी है और ट्रैक्टर भी है। तो कभी आपने ट्रैक्टर चलाया? जी मैंने सब चलाया। जेसीबी भी चलाई आपने? हाँ। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर किसानों पर एक फिल्म बने तो उस फिल्म का आप क्या नाम देना चाहेंगे? जैसे कि अन्नदाता धरती का देवता, सूखी मिट्टी, गीले सपने, या चुपचाप होता हूँ। मेरी आंखों में किसान के लिए जो रेस्पेक्ट है वो टॉप लेवल पे है, तो अपन अन्नदाता या मेरे हिसाब से तो ये सारे टाइटल दे सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो
अपन डेली खाना खा रहे हैं तो उनकी वजह से, उनकी और वजह से। वो जितनी मेहनत करते हैं अपन बिल्कुल इतनी नहीं कर सकते। बिल्कुल बहुत 100% देते हैं वो, दिन रात, मतलब रात को भी वो क्रॉप का ध्यान रखते हैं कि कोई गाय वाय खा नहीं जाए, और इतनी धूप में वो अंदर कोई घास उग जाती है तो वो उसको हटाते हैं। जी फिर वो हार्वेस्टिंग के टाइम कितनी चुभती है, उसको वो लाते हैं घर पे। तो ऑब्वियसली किसान का जो मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इनको टाइटल देना चाहती हूँ चुपचाप होता है, क्योंकि वो एकदम साइलेंटली अपना काम करते हैं, और जो एंड आता है क्रॉप, और अगर वो बेस्ट रही तो उनके फेस पे जो खुशी होती है, वो जो पूरा क्राइटेरिया है कि वो चुपचाप सारा काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट होता है। बहुत अच्छा नाम दिया आपने, चुपचाप बोलता हूँ। और वास्तविक में अगर अपन किसी किसान के अंदर के भाव को देखें तो उनका यही है कि जब वो अनाज बोता है तब उनके भाव यही रहते हैं, पर जब फाइनली आपने बताया कि रिजल्ट जब उसका अंत घर पे आता है तब उसके मन में दुख या सुख की परिभाषा हमें समझ आती है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने शेड्यूल में से हमें समय दिया और आपने किसानों को तारबंदी है, पाइपलाइन है, उन सभी के बारे में किस तरीके से सरकार की योजनाओं के बारे में आपने बताया और उनसे सब्सिडी कैसे ले सकते हैं उनके बारे में सारी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग आपने जो भी जानकारी दी। आप इस शो में पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आपका बहुत बहुत आभार, और मेरे सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी बातचीत एक एग्रीकल्चर इन्वेस्टिगेटर जी के साथ, जो कागजों से नहीं जमीन से काम करते हैं, जहां खेती सिर्फ एक काम नहीं, एक सम्मान है। और जब युवा एग्रीकल्चर को करियर की तरह अपनाते हैं तो देश की जड़ें और भी मजबूत होती हैं। इस बातचीत को सुनने के लिए और इतना ध्यान और समय देने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। आप ही वो लोग हैं जो इन कहानियों को सुनकर न सिर्फ जुड़ते हैं बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाते हैं। आपका हर एक शेयर, हर एक लाइक किसी न किसी किसान, किसी युवा, किसी महिला को आगे बढ़ाने की हिम्मत देता है। आप हमारे साथ श्रोता नहीं, हमारे सफर के साथी हैं। तो बने रहिए द संदीप शो के साथ, जहां हर हफ्ते एक नई कहानी, एक नया किरदार और एक नया जरिया बदलाव का। मैं हूं संदीप कुमार जोशी। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, जहां जमीन से जुड़ी बातें होती है वहां दिल भी जरूर जुड़ते हैं। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ हो तो द संदीप शो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।